हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसमें देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में कौन कौन से तट अवस्थित है और पूर्वी घाट में कौन कौन से तट अवस्थित है। इसमें पहले पढ़ लेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके अगले वीडियो में लाएंगे पश्चिमी तट या पूर्वी तट, जो भी पहले आता है। देखिएगा, आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके पिछले वीडियो ना देखे हैं तो उसे एक बार पहले देख ले। इंडियन ज्योग्राफी के अधिकतर वीडियो हम बना दिए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो क्या भारत का प्रायद्वीपीय पठार देखिएगा। भारत का प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या हमें पढ़ना है, देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है, क्या बोले, प्रायद्वीपीय पठार जो है 300 मीटर की दूर से देखा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के 300 मीटर दूरी से देखा जा सकता है। जैसे कि देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार जो है तीनों ओर से जल से घिरा होता है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है। भूभाग होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र। जैसे देखिएगा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये जो सभी हैं तीनों ओर से जल से घिरा है। लेकिन भारत जो है ये क्या है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो तीन तरफ पानी से घिरा है और एक तरफ जो है स्थल से घिरा है। उसे क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं तो ऐसा स्थान जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ एक और भूमि स्थल से घिरा, उसे क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ये देखते हैं क्या है, तो पठार देखिएगा, जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग को, जमीन से ऊपर उठा हुआ समतल भाग को क्या कहते हैं, तो पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो इसकी औसत ऊंचाई जो होता है 600 से 900 मीटर होता है। 600 से 900 मीटर होता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई होता है कितना होता है, तो 600 से 900 मीटर होता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसमें हम देखेंगे गोंडवाना का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना समूह का हिस्सा है। भारत का सबसे पुराना भूभाग है। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन है, तो गोंडवाना ही समूह है। गोंडवाना समूह या प्रायद्वीपीय पठार जो भी दे सकते हैं। देखिएगा, उत्तर से दक्षिण, इसी में देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 1600 मीटर है। कितना, तो 1600 मीटर है प्रायद्वीपीय पठार का। और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है 1400 किलोमीटर है। कितना है, तो 1400 किलोमीटर है। ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। ढलान जो है किस ओर है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में पढ़ेंगे निर्माण जो है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से, समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन युग में आग्नेय चट्टान से इसका निर्माण हुआ। पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो विस्तार है। क्या है, तो विस्तार देखिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार किस किस राज्यों में हुआ है, हम उसे देख लेते हैं। देखिएगा, पहला हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और क्या तो कर्नाटक है। ये दक्षिण पूर्वी राज्य हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है किन किन राज्यों में विस्तार हुआ है, तो ये सभी राज्यों में जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसे, जो देखिएगा ये है भारत का मैप। और देखिएगा, पहला जो है बुंदेलखंड का पठार है, बघेल का पठार है, इसके अलावा शिलांग का पठार है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है, दक्कन का पठार है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, दक्कन का पठार है, इसके अलावा क्या है, तो मालवा का पठार है। हम ये सभी बारी बारी से देखेंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो एक मिनट देखिए आगे क्या है। तो ये जो है संबंधित है मैप से, जो अभी बताए हैं उसी से संबंधित है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के भाग क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। देखिएगा, एक मिनट देखिए,
प्रायद्वीपीय पठार के क्या है तो भाग हैं। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। इसके अलावा क्या तो दक्कन दक्कन कराई का पठार, अरावली पर्वत, विंध्यान पर्वत, सतपुरा पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। हम ये सभी इसी में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ से समझिए क्या है तो गुजरात की पहाड़ी जो है, गुजरात की पहाड़ी कच्छ के रण, मांडवा, क्या है तो बरदा, गिरनार, गिर पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। पूछेंगे कि गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ी, तो कच्छ की पहाड़ी, मालवा की है, बदार है और क्या तो गिरनार है। इसके अलावा क्या है तो बदार है, गिरनार है, गिर पहाड़ी। आप इसे ध्यान से याद रखिए। ये सभी पहाड़ी कहाँ के हैं तो गुजरात के हैं। कहाँ है तो गुजरात के हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर कर्म है। महाराष्ट्र के पहाड़ी देख लेते हैं कौन कौन है तो अजंता की पहाड़ी, क्या तो बालाघाट, क्या तो गावलीगढ़, गाविलगढ़, समतला। इसके अलावा हरिश्चंद्र पहाड़ी, क्या तो हरिश्चंद्र पहाड़ी जो ये सभी कहाँ के तो महाराष्ट्र के पहाड़ी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह आप लिख लीजिएगा। ये जो सभी हम बता रहे हैं ये कहिए तो एक नोट के रूप में है, जो किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना बनते हैं। और वे सभी हम फैक्ट लाए हैं जो सब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिएगा, और दक्कन के पठार में देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना है, क्या तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और क्या तो ओडिशा है, क्या तो ओडिशा। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी जो है बस्तर के जीवन की रेखा है। इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। ये सभी हम इसी में पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय ही भाग में। लेकिन ये मुख्य रूप से आप दो याद रखिएगा, गुजरात की पहाड़ी और महाराष्ट्र की पहाड़ी, यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या ये क्या है। एक मिनट देखिएगा, पहले इसे देख लेते हैं। एक मिनट देखिएगा, देखिए पहले इसे देख लेते हैं। देखिएगा क्या क्या है इसमें, देख लीजिए। बताएं जैसे बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है और क्या तो शिलांग का पठार है, हिमालय जिसे छोटा नागपुर, रांची है। बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार है, दक्कन का पठार है और क्या है तो नहीं दिख रहा है तो क्या तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, क्या तो कर्नाटक का पठार है, क्या तो दक्कन का ही पठार है, जिसे ट्रंक राज्य भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पर्वतें हैं। देखिएगा एक मिनट, हाँ देखिएगा, इससे पहले हम पढ़ लिए ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, क्या तो शिवालिक हिमालय है। देखिएगा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, क्या तो शिवालिक हिमालय है। अरावली पर्वत है और क्या तो मैकाल श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी है, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट से समुद्र सीमा से लगने वाले, पूर्वी घाट से समुद्र सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 4 है, जबकि पश्चिमी घाट से समुद्र सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। अब इसका जवाब कमेंट में बताइए। देखें तो मालवा का पठार, मालवा का क्या है तो पठार। हम पहले इसे विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि मालवा के पठार में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक मिनट देखिएगा, आइए देखते हैं मालवा का पठार। देखिएगा इसका विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। पहला पूछेंगे कि मालवा का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है तो राजस्थान, गुजरात और क्या तो मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण लावा के बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। मालवा का पठार का निर्माण लावा के बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, जिसे काली मिट्टी कहते हैं, जिसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा अरावली जो है विंध्यन पर्वत के बीच है, अरावली जो है विंध्यन पर्वत के क्या तो बीच। यहाँ पे ध्यान से तो रखिएगा। पूछेंगे ढलान, मालवा के पठार का ढलान किस ओर है तो उत्तर से पूरब की ओर है, उत्तर से पूरब की ओर है मालवा के पठार का ढलान है। लेकिन नदियाँ देखेंगे क्या तो मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियाँ हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब हो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। पूछेंगे यमुना की सहायक कौन कौन सी नदियाँ हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी किसका है तो मालवा की सिंध यमुना की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन पूछेंगे कि कहाँ से निकलता है तो मालवा के पठार से निकलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बघेलखंड का विस्तार जो है इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ तो छत्तीसगढ़ में। आप इसे ध्यान से
याद रखिएगा। पूछते हैं राज्य देकर भी कि बुंदेलखंड का पठार कौन कौन से राज्य में विस्तार है, बघेलखंड का पठार कौन कौन के राज्य में विस्तार है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, तभी आप एग्जाम में सफल प्राप्त करेंगे। आइए देखते क्या है। तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार। जिस तरह हम बताते जा रहे हैं आप अपने कॉपी पर बस नोट करते चलिए और ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। देखिएगा, यह तो छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में। कहाँ तो पश्चिम बंगाल में। खनिज अधिक कोयला भारत का रूढ़ प्रदेश, भारत का रूढ़ प्रदेश के कहाँ किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। छोटा नागपुर में जो है 3 पठार हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछते हैं कि भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा था, तो छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। देखिएगा, कोडरमा का पठार, इसमें कोडरमा का पठार जो है जादूगोड्डा की खान सिंहभूम जिला झारखंड में है। यूरेनियम की खान भी कहाँ है, तो जादूगोड्डा सिंहभूम जिले में है। कि तो पारसनाथ की चोटी जो है हजारीबाग का पठार में ही अवस्थित। पारसनाथ की चोटी जो है हजारीबाग के पठार में अवस्थित है। देखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन है, तो पारसनाथ की चोटी है। आप पूछेंगे कहाँ, तो हजारीबाग पठार में। कहाँ, तो हजारीबाग पठार में। इसके अलावा रांची का पठार, क्या तो रांची का पठार दामोदर नदी और क्या तो भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी जो किस में बहती है, तो भ्रंश घाटी में बहती है। आप यहाँ से सभी चीज़ याद रखिएगा। छोटा नागपुर से संबंधित प्रश्न यहाँ से जो भी बनते हैं हम वे सभी यहाँ पर बता दिए हैं। और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि रिवीजन के समय किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो उस पर एक नज़र डाल सकें और एग्जाम में यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपके नज़र से छूट ना सके। देखते हैं आगे क्या, तो मेघालय के पठार है, इसका विस्तार राजमहल की पहाड़ी से झारखंड तक है। मेघालय के पठार का जो विस्तार है राजमहल की पहाड़ी से कहाँ तक है, तो झारखंड तक है। कहाँ, तो झारखंड तक है। इसका अन्य नाम तो शिलांग का पठार, क्या तो शिलांग का पठार है। यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसमें 5 पहाड़ियाँ हैं। देखिएगा कौन कौन है, तो गारो, खासी, जयंतिया, मिक्री, रेमग। गारो, खासी, जयंतिया, मिक्री, क्या तो रेगमा ये है ना मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है, और जबकि मिक्री और रेगमा जो कहाँ, तो असम में। कहाँ, तो असम में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मेघालय की राज कहाँ, तो शिलांग है। इसके अलावा हम चेरापूंजी जिसे मानसीराम भी कहते हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी कौन है, तो खासी है। सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी पूछेंगे कौन सी है, तो खासी है। सर्वाधिक वर्षा वाली पहाड़ी तो खासी है। खासी है। चेरापूंजी मानसीराम खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। चेरापूंजी मानसीराम खासी पहाड़ी पर शिलांग की राज कहाँ, तो खासी पर ही है। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ये हम बता दिए हैं। यहाँ पर क्या है, तो बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मालवा है, दक्कन है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, दक्कन है, छोटा नागपुर है, क्या तो श्रीलंका पठार। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। इसके अलावा पढ़ेंगे अरावली पर्वत का देखेंगे विस्तार कहाँ कहाँ है और इसकी विस्तार कितना तक है। देखिएगा 1 मिनट देखिए। हाँ, अरावली पर्वत देखिए, इसका निर्माण कैवरियन युग से पहले हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण जो हुआ था कैवरियन युग से पहले हुआ था। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत की लंबाई जो है 800 किलोमीटर। सबसे प्राचीन मोरदार वलित पर्वत है। सबसे प्राचीन मोरदार वलित पर्वत कौन है, तो अरावली पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अरावली पर्वत जाने जाते हैं। इसका विस्तार पूछेंगे तो अरावली पर्वत का विस्तार जो है पालनपुर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है पालनपुर के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो हम गुरु शिखर है। कौन है, तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे रायसीन की पहाड़ी कहाँ है, तो दिल्ली में है। रायसीन की पहाड़ी कहाँ है, तो दिल्ली में। यहीं पर संसद भवन है।
यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूछेंगे संसद भवन किस पहाड़ी पर है, तो रायसेन की पहाड़ी पर। संसद भवन किस पहाड़ी पर है, तो रायसेन की पहाड़ी पर, जो कहाँ है, तो दिल्ली में। कहाँ है, तो दिल्ली में। दक्षिण पहाड़ी क्या है, तो दक्षिण पहाड़ी जारगा हिस्सा राज पर है। दक्षिण पहाड़ी जारगा हिस्सा राज, जो 1220 मीटर, जो 1220 मीटर है। हर्षनाथ की पहाड़ी अरावली पर्वत पर ही है। हर्षनाथ की पहाड़ी किस पर्वत पर है, तो अरावली पर्वत पर ही, जो 900 मीटर तक है, जो 900 मीटर की ऊंचाई तक है। क्या, तो गोरन घाट दर्रा कहाँ है, तो गुजरात में है। गोरन घाट दर्रा कहाँ है, तो गुजरात में है। लेकिन पूछेंगे किस पर्वत पर है, तो अरावली पर्वत पर है। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर इस प्रकार नोट कर लीजिए, ताकि रिवीजन के समय यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वैसा भी बताए हैं, जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठे, बिहार के ऑल स्टेट एग्जाम में किसी भी में बैठे, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वे आपके नज़र से छूट ना सके। आइए देखते हैं आगे। क्या, तो गुरु शिखर, जैसे बोले थे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर, और गुरु शिखर की लंबाई पूछेंगे तो 1722 मीटर है। कितना, तो 1722 मीटर है। इसी पर है माउंट आबू की पहाड़ी क्या है, तो गुरु शिखर पर ही है। माउंट आबू की पहाड़ी गुरु शिखर पर ही है। 1158 मीटर है, 1158 मीटर है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अर्थात पूछेंगे, देखिएगा गुरु शिखर पर ही माउंट आबू पर्वत है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है। सिरोही जिला कहाँ है, तो राजस्थान में। सिरोही जिला कहाँ है, तो राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार और अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठार और अरावली पर्वत, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं हम वह सभी बता दिए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिए। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट। क्या, तो विंध्य पर्वत, क्या, तो विंध्य पर्वत के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा कि विंध्य पर्वत, एक मिनट देखिएगा। हाँ, क्या, तो विंध्य पर्वत, देखिएगा विंध्य पर्वत में है। इसका विस्तार जो है मालवा पठार के दक्षिण में। विंध्य पर्वत का जो विस्तार है मालवा पठार के दक्षिण में 1120 मीटर है, 1120 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 200 से 600 मीटर तक है। 200 से कितना, 600 मीटर तक है। आगे देखते हैं दक्षिण, क्या बोले, दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को अलग कौन करते हैं, तो विंध्य पर्वत ही अलग करते हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को कौन अलग करता है, तो विंध्य पर्वत ही अलग करता है। पन्ना की खान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना की खान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, जो हीरे के लिए जाना जाता है। पन्ना की खान जो है हीरे के लिए जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिए। जो भी अलग फैक्ट बोलते हैं आप उसे पॉइंट बनाकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन समय आप इस पर भी एक नज़र डाल सकें। देखिए इसके लगा पूछेंगे विंध्य पर्वत का निर्माण बलुआ पत्थर या क्वार्ट्जाइट पत्थर से हुआ है। विंध्य पर्वत का निर्माण जो हुआ है बलुआ पत्थर या क्वार्ट्जाइट पत्थर से हुआ है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे इसका विस्तार जो है खंभात की खाड़ी गुजरात से है। खंभात की खाड़ी कहाँ, तो गुजरात से है। लेकिन पूछेंगे इसका जो विस्तार है पूछेंगे किस किस राज्य में है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। अब ओडिशा सोन और गंगा तक है, ओडिशा सोन के गंगा तक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपके लिए लाए हैं। आप हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसका रिवीजन करते चलिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा आगे क्या है, तो एक मिनट देखिए, पढ़ लिए हैं। आगे देखिएगा क्या, तो सतपुरा है। क्या, तो सतपुरा पर्वत तक पढ़ते हैं। उसके अगले वीडियो में हम देखिए पश्चिमी घाट किया देखेंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके। देखिएगा क्या, तो सतपुरा पर्वत है। क्या, तो सतपुरा पर्वत देखिएगा। सतपुरा पर्वत या भ्रंश, सतपुरा पर्वत जो है यह भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण है। सतपुरा पर्वत किसका उदाहरण है, तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है।
ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेंगे इसके अंतर्गत 3 पहाड़ी हैं। इसके अंतर्गत कितने पहाड़ी? तो सतपुरा पर्वत के अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन से देखिए, राजपीपला, महादेवी पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। क्या बोले हैं? राजपीपला पहाड़ी, महादेवी पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। जिसे देखिएगा, एक है गुजरात से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में। देखिएगा, दोबारा बोल देते हैं, राजपीपला पहाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश में है, महादेवी पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है, और मैकाल पहाड़ी भी कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो सतपुरा पर्वत एवं मध्य प्रदेश, सतपुरा पर्वत एवं मध्य प्रदेश दोनों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुरा पर्वत और मध्य प्रदेश की दोनों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1320 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 1320 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मैकाल की पहाड़ी जो बताएं मध्य प्रदेश में है। अमर क्या? तो अमर फटक चोटी है। अमर फटक नहीं, अमरकंटक है। अमरकंटक या अमर फटक चोटी दिया रहता है। अमर फटक चोटी दिया जो 1192 मीटर है, 1192 मीटर है। इससे नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। मैकाल पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। तो पूछते हैं, मैकाल और नर्मदा सोन नदी का उद्गम के अंदर कहाँ है? तो मैकाल पहाड़ी से जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुछ नोट है, देखिएगा। सतपुरा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी है। सतपुरा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी है। सतपुरा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुरा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी। सतपुरा पर्वत के उत्तर में क्या है? तो नर्मदा नदी है, और दक्षिण में क्या है? तो ताप्ती नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है? कि हिल अस्टोइन है। 5 गड्ढी। क्या है? तो 5 गड्ढी की ऊंचाई जो है 1334 मीटर है। 1334 मीटर है, जो सतपुरा की रानी कहा जाता है। सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को। सतपुरा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1334 मीटर है। 1334 मीटर है, और सतपुरा की रानी कहा जाता है। कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। देखते हैं क्या? तो प्रायद्वीपीय पठार। देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नीय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। पूछेंगे, प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना का लैंड है। आर्कियन से लेकर क्या? तो कार्बोनिफेरस युग तक जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थला कीर्ति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या? तो 1 मिनट देखिएगा क्या? तो अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण क्या बोले हैं? अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण क्या? तो पैलेजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्राचीनतम भूभाग का क्या है? तो एक हिस्सा है। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा, दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। क्या? तो अनियमित त्रिभुजाकार है। उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर से संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई कितना बोले? तो 600 से 900 मीटर तक है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है? तो 1 मिनट देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार क्या बोले हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व की ओर पश्चिम की कई पहाड़ियां हैं। इस औसत क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। 500 से 750 मीटर तक है। ये इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ी भी अवस्थित है। अरावली, विंध्याचल, सतपुरा पर्वत हम डिटेल से पढ़ लिए हैं। हम इसे दोबारा भी देख लेंगे। देखिएगा,
इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना, तो 1600 किलोमीटर तक है। विंध्या इसी सभी चीज़ों का देखिएगा, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा की पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण तक लगभग इसका विस्तार कितना, तो 1600 किलोमीटर तक है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार जो है 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो अरावली रेंज, अरावली श्रेणी क्या, तो अरावली श्रेणी है या रेंज है, देखिएगा 1 मिनट देखिए क्या, तो अरावली श्रेणी अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के किनारे पर है, जो बहुत अधिक अपरदित एवं क्या, तो खंडित पहाड़ियाँ यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम से पालनपुर गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक की लंबाई है, विस्तृत है। दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ी है, दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं। दिल्ली के निकट इसे क्या, तो दिल्ली की पहाड़ी कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे उच्च चोटी जो है गुरु शिखर है क्या, तो गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिए क्या, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार, 1 मिनट पहले इसे देख लेते हैं। देखिएगा क्या, तो ब्लॉक पर्वत या हाइट, देखिएगा ब्लॉक पर्वत या हाइट वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंश के बीच स्थलों के उत्थान ऊपर उठने या भ्रंश अथवा भ्रंश के बाहर भूमि के निजमन नीचे धंसने द्वारा होता है, अर्थात दो समांतर भ्रंशों के बीच ऊपर उठ जाता है। दो समांतर भ्रंशों की बाहरी भूखंड के नीचे धंस जाने वाली को उच्च भूमियाँ पर्वत ब्लॉक या हास्ट कहती हैं। इस पर्वतों के बीच निम्न भूमि को ग्रोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ग्रोबिन कहते हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। इसका आकार मेज के समान होता है। जिसका ऊपरी भाग सपाटा तथा किनारे का भाग ढाल होता है। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण ही होता है। भ्रंश पर्वत भी इसे कहा जाता है। भ्रंशों की उत्पत्ति के कारण से भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। यह जर्मन भाषा में हॉस्ट कहते हैं। इसे जर्मन भाषा में क्या, तो हॉस्ट कहते हैं। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच नर्मदा घाटी स्थित। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और अब अरब सागर में जाके विसर्जित हो जाते। तो पूछेंगे नर्मदा नदी कहाँ जाके गिरती है, तो अरब सागर में। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इसी घाटी का निर्माण होता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा इधर क्या, तो आइए देख लेते हैं क्या, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ये सभी हम देख लेते हैं। मेघालय के पठार, छोटा नागपुर के पठार, दक्कन का पठार है, मध्यवर्ती है, मालवा है, इसके अलावा बुंदेलखंड है, अरावली है। ये सभी हम देख लिए थे इसके पिछले ही वीडियो, इसी में देख लिए थे। देखिएगा पश्चिम क्षेत्र क्या, तो पूर्वी क्षेत्र है। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। 1 मिनट देखिए यहाँ क्या, तो इस श्रेणी का निर्माण 600 से 550 मिलियन प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। अरावली के पश्चिम में माही एवं लूनी नदी निकलती हैं। नूली नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती हैं या मिल जाती हैं। ऐसी नदियाँ जो सूक्ष्म एवं अर्ध सूक्ष्म में पाई जाती हैं तथा वर्षा पर निर्भर करता है, इनका प्रभाव बहुत ही कम के लिए होता है। यह धरातल पर ही विलुप्त हो जाती है। इसे अल्पकालिक नदियाँ भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो देख लेते हैं विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल रेंज कहते हैं। इसे देखिएगा। यह श्रेणी नर्मदा और सोन के भ्रंश के उत्तर के
समांतर पश्चिम की ओर पूर्व अधिक विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी या क्या घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी पर है। यह मालवा पठार के उत्तर और झारखंड प्रदेश के छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण से अलग करता है। इसके अलावा क्या तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 450 से 600 मीटर है। 450 से कितना तो 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूरब की ओर उभरने वाले तथा कैमूर और क्या तो पारसनाथ पहाड़ी के रूप में क्या तो झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर तक ही विस्तृत है। झारखंड तक जो है 1200 किलोमीटर तक विस्तृत है। देखते हैं कि क्या तो सतपुरा रेंज, क्या है तो सतपुरा रेंज, 1 मिनट देखिएगा, सतपुरा रेंज देखते हैं, देखिएगा। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही हिस्सा है। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का हिस्सा है जो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत इसका उदाहरण है। इन दोनों के बीच नर्मदा और तापी की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुरा को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम में राजपालिका की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी एवं धूप में मैकाल की पर्वत है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर तक 1350 मीटर है। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी है। आप इसे ध्यान से याद रखते हैं। देखिएगा, ये हम देख लिए हैं ब्लॉक पर्वत। इसे अब देखते हैं क्या इसके नीचे है, देखिएगा 1 मिनट। मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में, देखिएगा 1 मिनट। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, इसकी जो ऊंचाई है 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है, अर्थात अमरकंटक से कई प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी और उत्तर की ओर से सोन नदी निकलता है। अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा नदी, अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा नदी और अमरकंटक के पूर्व से सोन नदी निकलता है और दक्षिण से महानदी निकलती है। सतपुरा पहाड़ियों पर क्या तो पूर्वी विस्तार मैकाल पहाड़ी तक। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो नर्मदा नदी संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र जो 2 भागों में बटी है। नर्मदा नदी और क्या बोले हैं, नर्मदा नदी और तापी नदी नदियों के संकीर्ण कछरानी मैदान का निर्माण किया है। ये मैदानों एवं भ्रंश घाटियों से होकर गुजरते हैं। मैदानों एवं भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या तो 1 मिनट। इस पठार के क्या बोले हैं, इस पठार के देखिएगा, इस पठार के पूरब में और पूर्वी घाट की पहाड़ी अत्यंत कटी फटी है। सोन, चंबल, दामोदर नदियाँ की दिशा से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर और दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट है। यहाँ की पहाड़ी को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बहती हैं। यहाँ की पहाड़ी को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बहती हैं। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इसी पठारी भाग में अनेक चौड़ी एवं क्या तो छिछली घाटियाँ एवं गूबेदार पहाड़ी जो 2 मुख्य भाग में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च भूमि, देखिएगा मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि क्या तो दक्कन का पठार देख लीजिए। मध्य उच्च भूमि में है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। यह मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए, मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली है। विंध्याचल श्रृंखला से घिरा इसके पश्चिम राजस्थान का मरुस्थलीय विस्तृत है। यहाँ से बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, केन है, जो कि
दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और इस प्रकार के क्षेत्र में ढालें दर्शाती है। इसका क्या तो इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से अधिक पूरब की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। संकीर्ण अर्थ माने सकड़ा होता है। संकीर्ण माने क्या होता है? तो सकड़ा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, 1 मिनट। इसके पूर्वी विस्तार के स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के भी नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पर सुदूर का विस्तार जो दामोदर स्वर्णरेखा नदी द्वारा अपवाहित होता है। दामोदर नदी स्वर्णरेखा नदी अपवाहित होता है। क्या तो छोटा नागपुर का पठारी से कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार के गया जिले तक जो दक्षिण सीमा तक स्थित है। छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड में स्थित है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं समांतर तक क्या तो सतपुरा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी घाटी में प्रसिद्ध कोयला की पट्टी है। इसी क्षेत्र में कोयला के अतिरिक्त अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले अबरख हैं, बॉक्साइट के निक्षेपण है। अबरख क्या है? तो बॉक्साइट के निक्षेपण। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या देखिएगा, क्या तो दक्षिणाचल क्षेत्र में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग पठार का एक भाग जिसका विस्तार ओडिशा के कोरापुट और कालाहांडी हंडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम एवं श्रीकाकुलम जिले में लगभग 89,078 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तार है। 89,078 वर्ग किमी क्षेत्र पर इसका विस्तार है। आगे देखते हैं क्या तो दक्कन का पठार। क्या तो दक्कन का पठार देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुई कैम्ब्रियन युग में। इसके पहले गोंडवाना का एक हिस्सा था। कार्बोनियस युग में दामोदर नदी, महानदी, सोन नदी, गोदावरी बेसिन कोयला का निर्माण था। क्रेटियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार में बेसाल्ट निर्मित लावा शैल अग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। तब पूछेंगे अग्नेय शैल का निर्माण कब हुआ? तो किस युग में हुआ है? तो ये सभी का तो कैम्ब्रियन या क्रेटियस युग में हुआ। कैम्ब्रियन युग में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इन अग्नेय चट्टानों का समय के साथ अप्रदान हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। कपासी के लिए जाने जाते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अधिकांश भाग, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ की लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर है, किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत क्या है तो कम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहें तो देख लीजिए, 1 मिनट देखिएगा। इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी, महाबलेश्वर जो 1438 मीटर है, सह्याद्री की प्रमुख चोटी जो कृष्णा नदी से निकलती है। इसी पठार के पूर्वी भाग में विदर्भ है। क्या तो विदर्भ है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है जो रूपांतरित शैलों से बना है। इसी प्रकार क्या तो इसी पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी हिस्से पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। हम इसे अगले वीडियो में पूर्वी और पश्चिम घाट देखेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाई हैं आप उसे एक बार पुनः रिवीजन कर ले, ताकि एक ही वीडियो में जितने पढ़ाई हैं प्रायद्वीपीय पठार भारत से संबंधित वे सभी आपको याद हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।